अब तक हमने देखा रूडियस शादी की पार्टी में सबको बुलाता है और सबके सामने अपनी शादी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता है और यहाँ उसने पॉल को इसके बारे में बताने के लिए लेटर भेजा होता है। और अब आगे तब यहाँ रास्ते में रूडियस को पोस्टमैन मिलता है जो कि उसे उसका एक लेटर देता है। तब रूडियस देखता है कि वो लेटर पॉल की तरफ से आया होता है जिसमें पॉल ने लिखा होता है कि रूडियस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में दाखिला लेने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता है कि हमारे बीच में अभी भी मतभेद हैं, पर मुझे खुशी है कि तुम अपने पाथ पर आगे चल रहे हो। वैसे तो तुम्हें एलिना ने बता ही दिया होगा, पर हमें जेनिथ को ढूंढने के लिए एक अच्छी लीड मिली है, तो इसलिए मैं उसे ढूंढने में अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। इस टाइम हम ईस्ट पोर्ट पर हैं और बहुत जल्दी वैगरेट पार कर लेंगे और ये डेमन कॉन्टिनेंट के बाद दूसरी खतरनाक डेस्टिनेशन है, तो इसलिए मुझे वहाँ पर बच्चों को लेकर जाना ठीक नहीं लग रहा है। हमने इसके बारे में बहुत बात की और ये डिसाइड किया कि हम आयशा और नॉर्न को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। हम उन्हें अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकते थे और मैं भी उन्हें अपने से दूर इतने ज्यादा खतरनाक इलाके में नहीं भेज सकता। पर तभी हमें एक पुराना दोस्त मिला और तुम भी उसे बहुत अच्छे से जानते हो। उसने हमसे वादा किया है कि वो बच्चों को तुम तक पहुंचा देगा और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम उससे मिलोगे तब तुम भी उसे देखकर बहुत सरप्राइज हो जाओगे। आयशा तुम्हारे जैसे ही बहुत ज्यादा समझदार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जानती है, पर नॉर्म तुम दोनों से अलग है। वो तो तुम्हें लाइक भी नहीं करती है और ना ही आयशा के साथ ज्यादा घुलती मिलती है, तो इसलिए एक भाई होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका ध्यान रखोगे और उसकी शैतानियों को झेल लोगे। वैसे तो मुझे अभी भी बहुत अजीब लग रहा है कि मैं बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, पर प्लीज इन्हें संभाल लेना और इसके लिए मैं तुम्हें पहले ही थैंक यू कह रहा हूँ। तब रूडियस सोचता है पॉल अभी भी माफी मांगते हुए नहीं थकता है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसे मुझ पर पूरा भरोसा है और अब मुझे इस भरोसे पर उठ खड़ा होना होगा क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। पर आखिरकार मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर लेकर कौन आ रहा है। तब रूडियस सेल्फी के पास चला जाता है। आखिरकार क्या हुआ है रूडी, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? मुझे मेरे फादर की तरफ से लेटर मिला है और उन्होंने कहा है कि वो सभी लोग ठीक हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मुझे ये अभी अभी पता चला है, पर मेरी 2 बहनें भी यहाँ आ रही हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग हमारे साथ रहें। तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके यहाँ आने से तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है शादी करना और घर लेना मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत सही है। पॉल को भी सबको लेकर यहाँ आ जाना चाहिए और हमारे साथ सेटल हो जाना चाहिए। और तब वो दोनों खाना खाने लगते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पास एक घर है और अब मैं हर रोज अपनी बीवी के साथ खाना खा पाऊंगा। मैं तो सिल्फी का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। सिल्फी, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं? तो फिर तुम मुझे वो मैजिक सिखाओ जो कि तुमने एंट्रेंस एग्जाम के टाइम मुझ पर यूज किया था। तो तुम डिस्टर्ब मैजिक की बात कर रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो आसान नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। तो फिर इसके बदले में मैं तुम्हें हीलिंग मैजिक सिखाऊंगी क्योंकि मैं उसमें एडवांस स्पेल्स को जानती हूँ। और तब वो दोनों डिनर के बाद एक दूसरे को मैजिक सिखाने लगते हैं। पर रूडियस हीलिंग स्पेल यूज नहीं कर पा रहा होता। तब सेल्फी कहती है मुझे नहीं लगा था कि बिना मंत्रों की हीलिंग स्पेल दूसरी स्पेल से अलग काम करेगी। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये समझ ना आ रहा हो कि हीलिंग स्पेल कैसे काम करती है और ना ही तुम्हें इसके बारे में कुछ फील हो रहा हो। शायद ये सही कह रही है क्योंकि मुझे सच में फील नहीं हो रहा कि हीलिंग मैजिक मुझे कैसा फील करवाएगा। मैं अटैक स्पेल को ऐसे फील कर सकता हूँ जैसे कि वो मेरे ब्लड में फ्लो कर रहा हो, पर इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पर मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम भी सब कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता, पर इस बार तुम सही कह रही हो। तो चलो फिर अब तुम डिस्टर्ब मैजिक यूज करो। तब सेल्फी डिस्टर्ब मैजिक ट्राई करने लगती है और उसके लिए फोकस कर रही होती है। तब रूडियस कहता है वैसे सेल्फी तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे बच्चों के अंदर मैजिक नेचुरली फ्लो करेगा? जिसे सुनकर सेल्फी चौंक जाती है और कहती है हम इसके बारे में तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे बच्चे नहीं हो जाते। और अगर मैं अपने एल्फ साइड की फैमिली की तरह हुई तो मुझे माँ बनने में दिक्कत आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम दूसरी लड़की घर ला सकते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं लाया हूँ कि मैं तुमसे बच्चे चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव यू सेल्फी। आई लव यू टू रूडी। तो यहाँ अगले दिन शिजुका कहती है अगर ये सर्कल सक्सेसफुल हो गया तो हम अगले फेज की तरफ बढ़ सकते हैं। शिजुका पिछले महीने से इस मैजिकल सर्कल को बनाने में लगी हुई है और उसके लिए ये मैजिकल सर्कल उसके 2 साल की मेहनत का फल है। आखिरकार ये मैजिकल सर्कल करेगा क्या? ये दूसरी दुनिया से ऑब्जेक्ट्स को बुलाएगा। पर क्या इससे माना डिस्ट्रक्शन दोबारा से नहीं होगा? ये थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेफ है। तो क्या तुम मुझे वो थ्योरी बता सकती हो? हमारे एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बताया है कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को बुलाने के लिए बहुत सारे मैजिक की जरूरत है। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस वर्ड के मैजिक पर अप्लाई होती है। और तब वो देखती है
है कि रूडियस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहती है, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो मैजिक इस दुनिया की हर एक अजीब सी चीज को एक्सप्लेन करता है। तो इसका मतलब जब मैं हवा में अर्थ मैजिक से रॉक बनाता हूँ तो मैं उस टाइम आसपास के मैजिक को स्टोन में कन्वर्ट कर रहा होता हूँ। और तब वो उस मैजिक सर्कल में मैजिक भरने लगता है और सोचता है लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। एक जगह से ये मैजिक सर्कल कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, लगता है वहाँ पर कुछ होने वाला है। और तभी हम देखते हैं उस जगह से मैजिक लीक हो जाता है, जिस वजह से वो मैजिक सर्कल टूट जाता है। तब शिजुका कहती है ये एक फेलियर है। और तब वो रूडियस को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब रूडियस बाहर आकर सोचता है शिजुका काफी टाइम से काफी ज्यादा परेशान रह रही है, इस फेलियर से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, पर शिजुका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस फेलियर से भी उभर जाएगी। और तभी उसे शिजुका के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जब वो रूम के अंदर जाता है तब हम देखते हैं शिजुका सारी चीजों को तबाह करने में लगी होती है और चीखते हुए कहती है मैं अब घर नहीं जा सकती, आखिरकार ऐसा क्यों है। तब रूडियस उसे शांत करवाने लगता है और वो देखता है कि शिजुका पूरी तरह से हार मान चुकी होती है। तब रूडियस कहता है तुम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही काम कर रही हो, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। और तब वो शिजुका को उसके रूम से बाहर ले आता है जहाँ सारे बच्चे उसे देख रहे होते हैं। तब जुनोबा उसके पास आ जाता है। तब रूडियस कहता है शिजुका मुसीबत में है तो हमें इसकी मदद करनी होगी। क्या ये बीमार है? तुम यही समझ लो। तो हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और तब वो शिजुका को गोद में उठा लेता है और सभी लोगों को रास्ता छोड़ने के लिए कहता है। तब यहाँ जुनोबा कहता है अब मुझे समझ में आया कि ये अपनी रिसर्च सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही थी। तुमने सही कहा। तब जूली कहती है ग्रैंड मास्टर आप बहुत अजीब लग रहे हैं। तुमने सही कहा क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा अजीब हूँ। तो मैं शिजुका को अपनी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ ही इसका ध्यान रखेगी। इस टाइम मुझे इसे इसकी कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर। जुनोबा क्या तुम मुझे इसे घर ले जाने में मदद करोगे? और तब वो लोग शिजुका को लेकर घर वापस जाने लगते हैं और रूडियस जूली को गोद में उठा लेता है। आखिरकार क्या हुआ है ग्रैंड मास्टर? कुछ नहीं। क्या जुनोबा तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है? मास्टर मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना देते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या शिजुका को भी अच्छा खाना मिल रहा था। दोस्तों के साथ खाना खाने से आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तो क्या इसे वो मिल रहा था? हम दोनों जापानीज हैं और हम एक सीक्रेट शेयर करते हैं, पर इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और तब वो लोग रूडियस के घर पहुंच जाते हैं जहां सिल्फी शिजुका को चेक करती है और कहती है वो अभी भी सो रही है, लगता है वो पूरी तरह से थक चुकी है और अब मैंने उसके ऊपर हीलिंग स्पेल भी कास्ट कर दी है जिसकी वजह से वो अब ठीक रहेगी। इसके लिए थैंक यू और सॉरी मैंने तुम्हारी गार्ड ड्यूटी के टाइम तुम्हें डिस्टर्ब किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे शिजुका के पास से ये ब्लेड मिला, शायद उसने ये काम के लिए रखा हो। तो रूडियस उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। तब जुनोबा शिजुका का हाल चाल पूछने लगता है। तब रूडियस कहता है अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर उसे यहाँ पर लाने के लिए थैंक यू। आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, पर क्या आप ठीक है? आपका चेहरा भी शिजुका की तरह उदास लग रहा है। ये इसलिए है क्योंकि मुझे पुरानी कुछ बुरी मेमोरीज याद आ गई थी। बहुत साल पहले मेरा दिल टूट गया था जिसके कारण मैं शिजुका की तरह ही शांत हो गया था। पर मैं इस तरह की फीलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, पर मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। और अगर मेरे साथ चीजें थोड़ी और अलग हुई होती तो मैं अब इस टाइम शिजुका की तरह ही होता। तब जूली उसे होश में लाती है और रूडियस उसे देखकर स्माइल करने लगता है। तब जुनोबा कहता है अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। तब यहाँ अगले दिन शिजुका को होश आ जाता है और रूडियस कहता है अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं सिल्फी से कहकर वो बनवा दूंगा। और तुम्हें पोटैटो चिप्स भी अच्छे लगे थे ना, तो क्या मैं उन्हें बनवा दूं या फिर तुम्हारे लिए नहाने का इंतजाम कर दूं जिससे कि तुम्हें अच्छा लगेगा। पर तब वो देखता है कि शिजुका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती और वहाँ से वापस बाहर जाने लगता है। तब शिजुका कहती है मुझे लगा था कि मैंने सारी चीजें सही तरीके से जोड़ी हैं। मैजिक सर्कल एक सर्किट बोर्ड की तरह है जहाँ पर तुम मल्टीपल सर्किट पैटर्न्स को जोड़कर एक फंक्शन बनाते हो, पर मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा रह ही जाता है जिसे मैं कनेक्ट नहीं कर पाती। ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब मैं कभी भी घर नहीं जा पाऊंगी। और दोबारा से सो जाती है। तो यहाँ रूडियस अपने दोस्तों को लेकर शिजुका के रूम में चला जाता है और उसका मैजिक सर्कल दिखाकर कहता है ये एक समनिंग मैजिक सर्कल है जिस पर शिजुका काम कर रही थी, पर वो इस टाइम उलझन में पड़ गई है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो। पर हम में से किसी को भी समनिंग नहीं आती है। मुझे इसे पूरी तरह से ठीक नहीं करना है, बस क्योंकि हम लोग अलग अलग फील्ड से हैं, तो शायद हमें कुछ अलग आइडियाज ही आ जाएं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से मैजिक इस सर्कल से लीक हो गया था। क्या तुम ये बता सकते हो कि ये क्यों हुआ?
हुआ। तब क्लिफ उस मैजिक सर्कल को स्टडी करने लगता है और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब ज़ुनोबा कहता है, क्या इसके ऊपर कंपाउंड डिजाइन वर्क कर सकता है? तब क्लिफ कहता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? जिस जॉल पर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ उस पर उन लोगों ने मल्टीपल सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर जोड़ा हुआ है ताकि वो एक सर्कल बना सके। पर मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी अभी इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मैजिकल सर्कल नहीं बनाया है। तो क्या तुम मुझे वो डॉल दिखा सकते हो? और तब वो उस डॉल पर लगे हुए मैजिक सर्कल्स को देखने लगता है और कहता है, जिसने भी इसे बनाया है वो जीनियस है। मैंने आज तक ऐसे मैजिकल सर्कल्स नहीं देखे और मैं ये भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। क्या ये मैजिक सर्कल सिर्फ ओवरलैप किए हुए हैं? पर नहीं, इसके अंदर तो और ज्यादा लेयर्स हैं। हमें इसके लिए इन मैजिक सर्कल्स को सही तरीके से रखना होगा ताकि ये अच्छे से काम कर सके। आखिरकार ये किस तरह का मैजिक सर्कल है? मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर बुक में लिखा गया है कि आप इस सर्कल की मदद से एल्बो जॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तब एलिना क्लिफ को गले लगा लेती है और कहती है, जरा शांत रहो, तुम जैसा जीनियस इसे बहुत जल्दी ही ढूंढ लेगा। तब रूडियस कहता है, क्लिफ क्या तुम्हें लगता है जो टेक्निक्स इस डॉल पर यूज की गई हैं उससे हम शिजुका के सर्कल्स को ठीक कर सकते हैं? तब क्लिफ कहता है, मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है पर ये पॉसिबल है। और तब वो शिजुका को अपना प्लान दिखाते हैं जिसे देखकर शिजुका हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये काम कर जाए? अब मुझे समझ में आया, मुझे कभी भी 2 डायमेंशन तक नहीं रहना चाहिए था, मुझे और भी ज्यादा गहराई में जाना चाहिए था। अगर मैं इन्हें लेयर कर पाऊंगी तो मैं वो बड़ा सर्कल बना पाऊंगी जो मुझे चाहिए। आखिरकार मैंने इतनी सिंपल चीज के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? और तब वो खुशी से अपने काम पर दोबारा से लग जाती है, पर वो फिर से एक जगह पर अटक जाती है जहाँ क्लिफ उसकी मदद करता है। तब शिजुका कहती है, तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो। तुमने सही कहा, मैं एक जीनियस हूँ। और तब वो दोनों उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी उन दोनों की मदद करने लगते हैं। तब हम देखते हैं वो उन मैजिक सर्कल्स के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मैजिक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं और तब रूडियस उसके अंदर मैजिक भरना स्टार्ट कर देता है। और तब हम देखते हैं दूसरी दुनिया से एक प्लास्टिक की बोतल वहाँ आ जाती है। तब क्लिफ कहता है, आखिरकार ये क्या है? क्या ये ग्लास है? पर ये तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है। तब रूडियस कहता है, लगता है हम इसे सक्सेस मान सकते हैं। तब शिजुका कहती है, तुमने सही कहा और अब हम अगले फेज की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर मैं इसी तरह मैजिक सर्कल्स को ओवरलैप करती रही तो मैं जो मर्जी चाहूँ वो समन कर सकती हूँ। और लगता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबत में डाल दिया था। तुम्हें याद है ना कि हमारी डील है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, तो इसलिए अगर मुझे कभी भी जरूरत होगी तो तुम मेरी मदद करना। तब शिजुका हाँ कहती है। तब एलिना कहती है, तो चलो फिर अब तुम हम सबको ट्रीट दोगी। तब शिजुका कहती है, ठीक है, पर इसके बाद हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं रहेगा। और तब हम देखते हैं सभी लोग पार्टी करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और शिजुका की सफलता पर सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं। तब शिजुका सबको थैंक यू कहती है और सभी लोग पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। तब रूडियस सोचता है, पिछली जिंदगी में मुझे इस तरह की पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब आप जिंदगी से हार जाते हैं और आपके आसपास के लोग आपकी मदद करते हैं तो आपको दोबारा से उत्साहित होना ही पड़ता है और आप उसके बाद अपनी खुशियाँ बांटने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर आप कभी कभार सारी चीजें भूलोगे नहीं तो आप कभी भी अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाओगे। और तब पार्टी के बाद रूडियस सेल्फी को उठाकर घर वापस ला रहा होता है और वो देखता है आयशा और नॉर्न उसके घर के दरवाजे को पीट रही होती हैं। तब आयशा कहती है, अगर तुम गुम ना हुई होती नॉन तो हम यहाँ पर कब का पहुँच चुके होते। तो नॉन कहती है, तुम भी तो उस टाइम श्योर थी कि वो सही रास्ता है। और तभी वो दोनों रूडियस को देख लेती हैं और आयशा बिग ब्रदर चिल्लाते हुए रूडियस के गले लग जाती है। तो रुचर्ड कहता है, रूडियस तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई रुचर्ड। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।